हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग वही कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे विथ अ न्यू इंक्वायरी। तो उस चैप्टर में हमने फोकस किया था एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं इसके ऊपर, हाउ डू दे एग्जिस्ट। सो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स usually do not exist on their own. They combine with atoms of other element or the same element, and they exist as molecules in free state. There are certain atoms which exist on their own, which are noble gases. ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के का मतलब है हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी, ये सब के ऊपर भी हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में। बट ये एटम्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, एटम किससे बना है, व्हाट इज एटम मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में इसके आंसर हमको मिलेंगे। डाल्टन याद है, डाल्टन, जॉन डाल्टन, जिसमें हाँ फर्स्ट एटॉमिक थियरी जिसने दी थी और जिसके मोस्टली सारे पोस्टुलेट्स गलत थे, उसको बाद में रिवाइज किया गया, याद है ये सारी चीजें। ओके, सो डाल्टन की एटॉमिक थियरी के बाद जो आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन थी साइंटिस्ट्स की, उन्होंने जो रिसर्च किया उसके ऊपर से उनको कुछ चीजें पता चली और उससे बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज हो रही है, अब तक हो रही है, अभी भी चल रही है ये रिसर्च। मतलब ये जो आंसर्स हमारे पास है, दीज आर 70, 80, 90 और 100 years old answers which we are studying today. But without studying these answers you cannot understand the explanation which is going to come in the further years. मतलब 11th और 12th क्लास के जो आंसर्स है वो इससे डिफरेंट है, मतलब इससे भी एडवांस्ड है, इससे भी आगे है और न्यू है। बट वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो स्टडी है ना, दैट इज अ लीनियर स्टडी। मतलब हम पुराने टाइप की चीजों से शुरू करते 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 मॉडर्न पे आते हैं। द लेटेस्ट साइंस विच यू लर्न इज मॉडर्न फिजिक्स विच इज इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, विच डील्स विद द साइंस ऑफ एटम्स एंड इट्स इनर स्ट्रक्चर, जो अभी भी अंडर रिसर्च है। ठीक है, तो हम लोग ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट 20th सेंचुरी के बिगिनिंग की स्टोरी है। वहां से मतलब 20-30 इयर्स का जो स्पैन था, दैट इज अराउंड 1900 टू 1930। वो स्पैन का जितना भी डिस्कवरीज है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, दैट इज रिगार्डिंग एटम ओनली। वैसे तो बहुत डिस्कवरीज हुई है लेकिन हम सिर्फ एटम पे फोकस करेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू एटम क्या डिस्कवरीज हुई है। ठीक है, सो मेन क्वेश्चन है व्हाट इज देयर इनसाइड एन एटम, जिसका आंसर हमें 1900 से 1930 के बीच में सारे साइंटिस्ट ने दे दिया। विथ नॉट जस्ट दे दिया मतलब ऐसे ही मान लो कि ये होता है, विथ एक्सपेरिमेंट्स प्रूफ दिए हमको कि सी दिस इज व्हाई एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, दिस इज द स्ट्रक्चर। विथ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रूफ्स हमको ये आंसर मिले। सो देर आर मेनी थिंग्स रिटर्न ओवर हियर, ये तुम्हारे साथ मैं शेयर भी करूंगा, पहले भी किया है मैंने। बट मैं अपने तरफ से आई एम गोइंग टू गिव माई लेक्चर सो दैट I want to keep this topic as a conversation, not as a lecture. Because if I read it as a lecture, you guys will go to sleep. Because this is purely theory. ठीक है, बट हम लोग इसको स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। बिकॉज आज से 100 साल पहले क्या हुआ है किसको फर्क पड़ता है, वाई डज इट मैटर। हाँ, क्योंकि अब तो हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं यार। अब मेरे को घंटा फर्क नहीं, सॉरी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि क्या मोबाइल मतलब हम सॉरी क्या एटम के अंदर क्या होता है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है एटम के अंदर क्या होता है, मोबाइल तो चल रहा है ना, मेरा चार्जिंग तो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या किससे बनता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। व्हाई एम सो मच वरीड अबाउट ऑल दैट। सो दैट्स व्हाई यू शुड नो कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी
को हमें आगे लेके जाना है, मतलब आज जो मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसको और एडवांस बनाना है, तो पीछे टेक्नोलॉजी का ग्रोथ कैसे हुआ था वो मुझे समझना पड़ेगा। देन मेरे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड आई कैन थिंक अहेड। हमको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जब इतनी डेवलप हो चुकी है तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं अभी? उसके बिना तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ से बहुत सारे बच्चे साइंस में जाना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो बेसिक्स नहीं समझेंगे तब तक आगे का नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पहले। दिस इज हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी से शुरू किया है यहाँ पे, और एक्टिविटी है कि अगर कोम कोम ड्राई हेयर पे कोम करते हैं, रब करते हैं, और फिर बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, तो वी कैन सी दैट बिट्स ऑफ पेपर गेटिंग अट्रैक्टेड विद द कोम। तो ये ऐसा क्या हो जाता है कि अट्रैक्शन, मैग्नेट वैग्नेट तो है नहीं, ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल है यहाँ पे, कोम प्लास्टिक का होता है और पेपर पेपर का होता है, तो वो अट्रैक्ट क्यों होता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। जस्ट मोमेंट। स्पोर्ट्स लवर, तो व्हाई डू दे गेट अट्रैक्टेड? इसका आंसर है चार्ज पार्टिकल में छुपा हुआ। मतलब ये जो मैटर है ना, मैटर, कोई भी चीज हमारे अराउंड, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हमने मैटर से शुरुआत की थी 9th स्टैंडर्ड में, आज हम लोग मैटर के अंदर क्या है उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज द होल जर्नी विच यू हैव बीन फॉलोइंग। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या है, आज उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। और उसकी इंक्वायरी के लिए सबसे पहली एक्टिविटी है ये कोम वाली और हेयर वाली, और द बिट्स ऑफ पेपर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द comb which is rubbed with your hair. Why? Because there must be some charged particles. तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है? तो there are two kinds of basic charge particles, positive and negatively charged particle. So when you rub two things together, not your hands but two different things, जैसे glass rod and silk और ebonite rod and wool, इसके बारे में तुमने 8th में पढ़ा होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बर्थ उधर से होता है, जो तुम 12th में पढ़ोगे अगर साइंस लोगे तो फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उधर से ही पूरी स्टोरी शुरू होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमें अगर मैटर को पढ़ना है तो हमें वो फिनोमेना समझनी पड़ेगी कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं देन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। कोम और पेपर हो गया, या ग्लास रॉड एंड सिल्क हो गया, या एबोनाइट रॉड एंड वूल हो गया, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर और दे स्टार्ट रिपेलिंग द सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। So there is a force of attraction and repulsion. Why there is this force? This is due to rubbing. So what happens during rubbing? During rubbing, some small tiny charged particles, they get transferred from one body to another. When they get transferred from one body to another, one of the body becomes or acquires positive charge and the other body acquires negative charge. तो ये चार्ज ट्रांसफर के खेल में एक पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है बॉडी, एक नेगेटिव चार्ज से भर जाता है, और उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। मतलब ऐसे कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं जो बहुत छोटे हैं, दिखते भी नहीं है, वो ट्रांसफर होते हैं। कब ट्रांसफर होते हैं? जब दो बॉडीज को रब करते हैं। तो मतलब ये छोटे पार्टिकल कहाँ पे होंगे? बॉडी के अंदर या उसकी सरफेस पे, बॉडी के ऊपर ही होंगे। जब रब करेंगे तो ये जंप कर देंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और इनके पास होगी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज। मतलब हर एक मैटर चार्ज पार्टिकल से बना है, जो हमें दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, जरूर होते हैं। और कहीं ना कहीं जब रबिंग होता है तो ये चार्ज पार्टिकल जंप करते हैं। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें पहला आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज एटम मेड अप ऑफ। एटम इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। एटम किससे बना है? चार्ज पार्टिकल से। तो चार्ज पार्टिकल, फिर क्वेश्चन आया कि कितने टाइप के होते हैं। तो हमें चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने मिलते हैं, एक तो अट्रैक्शन, एक रिपल्शन।
टू ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे सिल्क एंड एबोनाइट रॉड, एंड टू लाइक चार्ज बॉडीज दे रिपेल ईच अदर, जस्ट लाइक मैग्नेट. Like poles repel each other, unlike poles attract each other. तो like charges repel each other, unlike charges attract each other. फिर साइंटिस्ट ने सोचा like और unlike तो ठीक है, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उनको नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव. दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, जब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं. जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है अनलाइक चार्जेस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये दोनों चार्जेस हर एक मैटर में होता है. हर एक मैटर मतलब वी आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर्स, हमारे अंदर भी है ये. हम किससे बने हैं बताओ? ह्यूमन बॉडी किससे बना है? सेल किससे बना है? ये हाँ, ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्योंकि तुम बायोलॉजी में स्टक रह जाओगे नहीं तो. बायोलॉजी से भी अंदर फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, क्योंकि सेल भी एटम से बना है, वो भी छोटे छोटे एटम्स है, मोस्टली कार्बन के. क्योंकि हम जब मर जाते हैं और हमको जला देते हैं या फिर दफना देते हैं जो भी, तो हम कार्बन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं आखिर, इन द एंड. सो दैट इज वी आर ऑल मेड अप ऑफ मोस्टली कार्बन एटम, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आल्सो विद इन अस, बिकॉज ह्यूमन बॉडी में मोस्टली क्या होता है? वाटर. तो हमारे सेल्स में तीनों होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तीनों होता है. और भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, मेटालिक एटम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है. लेकिन एटम के अंदर क्या होता है? तो चार्जेस होते हैं. कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम देने की कोई ऐसे मैंडेटरी जरूरत नहीं थी. वो साइंटिस्ट ने सोचा कि दिस विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इसके लिए नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव. शायद अगर अर्थ के बाहर कोई और दुनिया है जिसमें रहने वाले लोग या फिर एलियंस हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और उन्होंने ये सब ऑलरेडी डिस्कवर करके रख दिया है, हो सकता है उन्होंने कुछ और नाम दिया हो इसको, क्योंकि चार्जेस तो उनके पास भी होंगे, मतलब वो भी मैटर से ही बने होंगे, तो उन्होंने शायद कुछ और ही नाम दिया हो. अपने को नहीं पता, नहीं भी दिया होगा, क्या पता है. बट हमने, चलो ठीक है, वहां नहीं जाते, हम उनको यहाँ भी नहीं आने देते. लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये कोई मैंडेटरी नहीं है नाम, इट इज जस्ट अ गिवन नेम फॉर अ अंडरस्टैंडिंग. तो एक आंसर मिल गया कि मैटर एटम से बना है, एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बना. अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो स्टोरी यहां से शुरू होती है. फर्स्ट तो सबसे पहला जो स्टोरी का पार्ट है, दैट स्टार्टेड 100 years ago, बिगिनिंग ऑफ 20th century, 1901 या 1903 की बात है. एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, ही वाज आल्सो अ प्रोफेसर. सो ये सारे मोस्टली इंग्लिश थे, ब्रिटिश, ठीक है, एंड इंडिया वाज अंडर देयर रूल एट दैट टाइम, ठीक है. और मोस्टली साइंस के फील्ड में, फिजिक्स केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इस फील्ड में जो मैक्सिमम रिसर्च डिस्कवरीज और मतलब जो पाथ ब्रेकिंग चीजें हुई है वो यूरोप में हुई है. तुमने हिस्ट्री में पढ़ा ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा ना उसके बारे में. उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो, विच चेंज्ड द कोर्स ऑफ मैनकाइंड फॉर बेटर और वर्स, मीन्स वो हमें नहीं पता है. इतना डेवलप हो गया चीजें कि पिछले 50 साल में फॉसिल फ्यूल का जो कोटा था हमारे पास वो 50% खत्म हो गया. इतना डेवलप कर दिया हमने कंट्रीज को और अपने पूरे प्लानिट को. ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया, हमारे रहने के प्रॉब्लम हो गए अर्थ पे. सो साइंस हैज डेवलप्ड इन अ वेरी हाई स्पीड आफ्टर ऑल दिस, एंड दिस इज द थिंग विच हैज चेंज साइंस. रिमेंबर, साइंस चेंज पहले नहीं था. पहले के लोग बहुत नॉर्मल थे, सिंपल थे. आज से 100 साल पहले की बात है. अगर थोड़ा और पीछे चले जाओ, जब साइंस नहीं था बिल्कुल, और आदमी बिल्कुल सिंपल लाइफ बिताता था, जब उसकी नीड्स बहुत ही लिमिटेड थी, दैट इज रोटी कपड़ा और मकान, बस, और ज्यादा कोई नीड्स नहीं थी. ट्रैवल के लिए वो बुलक कार्ट या फिर कोई एनिमल का यूज करता था, उससे ज्यादा कोई उसकी नीड नहीं थी, ना पहुंच थी, ना जरूरत थी उसको. तब चीजें ना बहुत अलग थी. बट इसके बाद जो चेंज आया, एक शिफ्ट आया, दैट इज लाइक हम लोग एंड की तरफ बहुत जल्दी भाग रहे हैं. वी आर मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स द एंड. खत्म करो इस पिक्चर को बस जल्दी की, अर्थ का खात्मा कर दो,
जल्दी जल्दी हम लोग एंड लिख के आते हैं, ऐसा हो गया। सो दैट इज गुड और बैड, आई एम नॉट श्योर कि साइंस इतना जल्दी डेवलप हो गया, बट हाँ हुआ है, ये बात सही है। सो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसके एक एक चीज समझ लेना, मैं स्टोरी की तरह बोलूंगा, मैं कुछ भी रीड नहीं करूंगा, नहीं तो तुम लोग रियली सो जाओगे। इसलिए बहुत शांति से सुनना और याद रखना जो जो मैं बोल रहा हूं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं इसके लिए। सो उसने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब दिख रहा है, ग्लास का ट्यूब, ये ग्लास का ट्यूब है, उसको उसने पार्शियली इवैक्यूएट किया। पार्शियली इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, उसमें उसने कोई गैस भरा, हीलियम या फिर कोई ऐसा लाइट गैस, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तो नहीं क्योंकि हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, तो हीलियम या ऐसा कोई इनर्ट गैस उसने भरा, हीलियम या नियॉन, और उसको पार्शियली इवैक्यूएट मतलब उसने बहुत छोटी क्वांटिटी में वो गैस डाला अंदर, बाकी सब वैक्यूम था। So there is a very small amount of some very light gas inside this tube. Small amount of very light gas. इसको बोलते हैं partially evacuated. पूरा वैक्यूम नहीं था, गैस था अंदर, लेकिन बहुत कम था क्वांटिटी। क्या अंदर एयर थी? नहीं, एयर तो पहले ही निकाल लिया, वैक्यूम बना दिया, फिर थोड़ा सा गैस डाल दिया उसने अंदर, ठीक है, और इसको पूरा पैक कर दिया उसने। अब इसके अंदर दो वायर थे, एक लेफ्ट से आ रहे, एक राइट से, दिख रहा है तुमको? ये जो लेफ्ट साइड वाला है उसके आगे माइनस की साइन रखी है, वहां पे प्लस की साइन है, दिख रही है? ये जो माइनस की साइन है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। वो प्लस साइन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये जो दोनों एंड्स है ना वायर के, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, वो एनोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। कैथोड, एनोड, इतना समझ में आया? ट्यूब समझ में आई? ठीक है, ओके। यहां पे एक प्लेट रखी गई, प्लेट, मेटल की प्लेट थी। ये अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी से ये एंड अगर मेटल की प्लेट पे कनेक्ट करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहां तक तो पहुंचेगी ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तुम्हें किसी को शॉक लगा है क्या कभी, गलती से लगा है? कैसा कैसा फील होता है? झटका लगता है। वो क्या होता है पता है? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वेरी हाई स्पीड से जब पास होते हैं, तुम उसको टच कर लेते हो, यू एक्चुअली फील द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बिकॉज उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि तुम्हें वो झटका लगता है। लगेगा ही झटका। इमेजिन तुम ट्रेन से जा रहे हो और अपना हाथ बाहर निकाल रहे हो, हवा फील होती है, हवा से झटका लगता है ऐसे। अगर तुम्हें एयर के मॉलिक्यूल्स झटका दे सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं दे सकते झटका? दे सकते हैं कि नहीं? तो उसको हम इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। सो मतलब इससे क्या फ्लो होता है वायर से, तो इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्योंकि वो तो पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल पे। कहां पे कम होते हैं? नहीं होते, पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10th क्लास इधर से शुरू होगी आगे, इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर अपना फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाते हैं कैथोड पे। अच्छा, बीच में क्या है? कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है। जैसे ही मैं करंट ऑन करता हूं, मतलब जैसे ही जे थॉमसन ने करंट ऑन किया तो उसको ब्लू कलर की ऐसी रेज दिखी, जैसे वो स्टार वॉर्स में नहीं दिखती रेज, तो ऐसी रेज गई वहां पे, और वो रेज जा रही थी, कैथोड से निकल रही थी, एनोड पे जा रही थी। फिर उसने बंद कर दिया तुरंत, तो रेज बंद हो गई। उसको लगा ये क्या हो चल रहा है यार, समझ में नहीं आया कुछ। तो उसको लगा ये जो प्लेट है ना, प्लेट, उसकी वजह से हो रहा है सब। तो उसने वो प्लेट चेंज करके दूसरी प्लेट लगाई, दूसरे मेटल की। फिर भी उसने ऑन किया, फिर से रेज दिखी उसको। फिर उसको लगा ये अंदर जो गैस है ना उसकी वजह से हो रहा है। तो उसने वो गैस चेंज कर दी और दूसरी कोई गैस लगाई, फिर भी वो रेस दिख रही है। फिर उसको लगा ये शायद बैटरी खराब है उसकी वजह से हो रहा है, तो उसने बैटरी चेंज कर दी, फिर भी रेस दिख रही है।
तो फिर उसको समझ में आया कि रेज तो दिखने ही वाली है हमेशा, क्योंकि ये रेज वही पार्टिकल्स है जो मैटर में है, और मैटर कहाँ, हर जगह है। ये ग्लास का ट्यूब मैटर से बना है, ये प्लेट मैटर से बना है, ये वायर मैटर से बना है, बैटरी मैटर से बनी है, अंदर का गैस भी मैटर है, मतलब एटम्स हर जगह है, और हर एक एटम में वो रेज होती है, और वो रेज में कुछ पार्टिकल है जो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं। तो वो पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो पार्टिकल खुद क्या होंगे, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव पार्टिकल आए कहां से, वो मैटर का हिस्सा है, मतलब वो एटम में है, एटम का पार्ट है वो। ठीक है, तो हर एटम में नेगेटिव पार्टिकल होते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये इस कंडीशन में, पार्शियली इवैक्यूएटेड कंडीशन में, ब्लू या ग्रीनिश ब्लूइश रेस के फॉर्म में दिखते हैं। उस रेस को क्या बोलते हैं, कैथोड रेस। तो ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। फिर उसने सबको बताया, I'll come to you your question, I'll answer all the question, but wait, listen to me first. फिर उसने सबको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने डिस्कवर किया है। तो सबने पूछा ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसी रेस दिखे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, मीन्स व्हाट डू यू वांट टू से। तो उसने बोला इसका मतलब, कंक्लूजन मैं बताता हूँ। कंक्लूजन का मतलब, इसका कंक्लूजन ये है कि मैटर कंसिस्ट of some negatively charged particles which are very very small, which you cannot see in normal circumstances, but when in partially evacuated chamber high voltage is applied to a metallic plate, these particles get accelerated, excited, and they get emitted from negative terminal and end up to positive terminal, and they look like blue colored waves. So these are the particles which I have discovered, whose name is electron. ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन ने किया एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 1901 अप्रोक्सीमेटली। यस प्लीज। हाँ, तो ये उसको भी नहीं पता चला पहले कि कैथोड से क्यों निकल रहा है। एक्चुअली उसका आइडिया इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना नहीं था। जनरली साइंटिस्ट का जो इंटेंशन होता है ना, कुछ और होता है, बट वो कुछ और ही डिस्कवर कर लेते हैं, फिर उनको समझ में आता है। जे थॉमसन के साथ भी यही केस था। जे थॉमसन वॉज नॉट इंटेंडिंग टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स। उसने जब ये सेटअप किया और जब उसने करंट पास किया तो उसको ये रेज देखने लगी, और वो खुद शॉक था कि रेज आए आ कहां से रही है। फिर उसने कंक्लूड किया ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, नंबर वन, रेज निकल रही है नेगेटिव टर्मिनल से और जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये रेज जिस पार्टिकल से बनी है वो खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होता है। फिर उसको पता चला कि ये पार्टिकल भी नेगेटिव ही होगा, तब तो ये हो रहा है। समझ में आया। सो उसको कैथोड रेज नाम दिया। उसका चार्ज क्या, नेचर क्या है, नेगेटिव, मतलब एटम कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और फिर उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, ये स्टोरी है। कोई क्वेश्चन पूछना, समझ में आया स्टोरी? आर यू हैप्पी विद इट, द स्टोरी, और नॉट हैप्पी? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ग्लास भी मैटर है, ग्लास भी मैटर है, सब कुछ ही मैटर है। तो ये कैथोड रेस कहीं से भी आए, ठीक है, निकल तो ये कैथोड के से ही निकल रहे हैं, और एंड अप ये पॉजिटिव टर्मिनल पे हो रहे हैं, मतलब उनका चार्ज नेगेटिव है। इनका सोर्स कहाँ पे, वी डोंट नो। वायर से आ रहे हैं, यहां से ग्लास से आ रहे हैं, गैस के अंदर है, लेकिन ये जा कहां से कहां रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए इनका चार्ज नेगेटिव है। इसलिए कैथोड रेज हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से बने, दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिड यू गेट इट? ठीक। देखो, ऑब्जर्वेशंस उनके टर्मिनोलॉजी में क्या है, क्या उन्होंने लिखा है। अ करंट ऑफ हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 volts was passed through the discharge tube under normal pressure of 1 atmosphere. कितना वोल्टेज है करंट का? दैट्स अ ह्यूज वोल्टेज।
जो तुम्हें शॉक लगा था ना, दैट वाज अराउंड 220 वोल्ट और 230 वोल्ट, क्योंकि तुम्हें घर पे ही लगा होगा कहीं। तो हमारे घर पे जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज 220 वोल्ट। और वोल्टेज जितना ज्यादा, उतना ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, उतना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन पजेस करेंगे। तो ये रेज कब दिखती है? ये रेज नहीं है, ये बेसिकली लाइटनिंग है, स्पार्क है, समझ लेना। लाइटनिंग दिखती है तुम्हें? करंट दिखता है क्या कभी ऐसा वायर में जा रहा है? नहीं दिखता है, क्योंकि वोल्टेज कम है। लाइटनिंग क्यों दिखता है? हवा से ऐसे पास हो रहा है स्पार्क, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज हाई एनर्जी, तो इसलिए ये दिखता है। 10,000 वोल्ट का वोल्टेज है, इसलिए वो पास होते हैं कैथोड रेज। It was observed that no electricity flows through the gas. No electricity flows through the gas. Then ये कहां से आया? अगर गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो ये पार्टिकल्स है जो खुद अपने आप को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में लेके जा रहे हैं। क्योंकि गैस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी है ऊपर बल्ब में, मुझे लग रही है क्या? शॉक लग रहा है मुझे? नहीं। तुमको लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों? इट डज नॉट पास डायरेक्टली थ्रू गैस, बट इफ द वोल्टेज इज वेरी हाई, इट विल पास। नहीं, लो वोल्टेज में वो रेज नहीं दिखती। तो उसने कुछ उसको इलेक्ट्रॉन्स नाम नहीं दिया उसने पहले नाम दिया कैथोड रेज। फिर उसने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की। कैथोड रेज कहां से निकलती है? नेगेटिव टर्मिनल से। कहां पे जाती है? पॉजिटिव टर्मिनल पे। मतलब कैथोड रे खुद नेगेटिव है, जो पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट हो रही है। तो कैथोड रे होती क्या है? दीज आर सम रेज विच आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स। तो पार्टिकल कहां से आए? एवरी मैटर कंटेन्स दीज पार्टिकल्स। फिर उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, दैट दीज पार्टिकल्स आर itself negatively charged and are part of every atom. So generalization बाद में हुआ इसका। अच्छा, pressure of the gas inside the tube is slowly decreased by pumping out the gas with the help of vacuum pump. When the pressure of the gas is decreased to about 10 raised to -2 atmosphere, electricity started flowing through the tube. As a result, light is emitted in the tube. The color of the light depends upon the nature of the gas taken. किसी किसी बुक में लाइट, ये जो रेज है उसका कलर ब्लूइश दिखाते हैं, किसी किसी बुक में ग्रीनिश दिखाते हैं। तो वो सही है, अलग अलग गैस लोगे तुम ट्यूब के अंदर तो लाइट का कलर अलग आएगा। When the pressure of the gas in the discharge tube is further reduced, the emission of the light in the tube stops. The walls of the discharge tube opposite to the cathode started glowing with greenish light called fluorescence. मतलब वहां पे फ्लोरोसेंस दिखने लगा। तो ये फ्लोरोसेंस क्यों होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वॉल को, तो उधर फ्लोरोसेंस, मतलब फ्लोरोसेंट पता है ना कैसा कलर होता है? इट्स वेरी ब्राइट, तो वो शाइन करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐसा एक प्रॉपर्टी है, वो किसी एक ऑब्स्टैकल को जब स्ट्राइक करते हैं ना बहुत हाई स्पीड से, तो वो ऑब्स्टैकल ग्लो होने लगता है। फ्लोरोसेंस बोलते हैं इसको। It was discovered that glowing of the tube is due to the bombardment of the glass by certain rays emitted from the cathode. These rays moved from the cathode towards the anode in the form of streaks of light. These rays were named cathode rays because they originate from cathode. Further studies of cathode rays led to the conclusion that cathode rays consist of negatively charged particles. These negatively charged particles constituting the cathode rays were named electrons. Thus, electron is a negatively charged particle found in the atoms of all the elements. So, symbol है electron का E, और E के ऊपर माइनस वाली साइन, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा। और भी इंफॉर्मेशन दिया है जो तुम्हें लर्न करना है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron is about 1/1840 times the mass of a hydrogen atom. मतलब हाइड्रोजन एटम से अबाउट 1800 टाइम्स लाइटर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन टू अस। पता है ना, हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, उससे भी अराउंड 1800 टाइम्स लाइटर इज इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, सिंस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 यूनिट, यहाँ पे 1/1840 दिया है, वी कैन से दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एक्चुअली उल्टा लिखा है, डोंट राइट दिस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 यूनिट्स और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 यूनिट। मतलब हाइड्रोजन से भी 1840 टाइम्स कम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच यू मस्ट रिमेंबर इज 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर -31 kg। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। This mass is very small and therefore the mass of electron is assumed or considered to be negligible. Charge of electron, the absolute charge of electron. अच्छा, अब आती है चार्ज की बारी। यू रिमेंबर मैंने तुम्हें बताया था कि जब साइंटिस्ट्स ने ये फ्रिक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का स्टडी किया तो उनको पता चला दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो लाइक चार्जेस वाले, एक अनलाइक चार्जेस। उनको नाम क्या दिया? नेगेटिव। तो ये चार्ज की क्वांटिटी को फिर डिफाइन किया। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलो, कूलो, जिसको इंडिया में बोलते हैं कूलम, बट एक्चुअली उसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है कूलो। तो कूलो ने ये डिस्कवर किया कि चार्जेस क्या होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, और चार्जेस का यूनिट कैसा होता है, उनको मेजर कैसे किया जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता चला इसके बाद दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.602 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलोम। 1.602 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलोम, ये याद रखना है, ठीक है। दिस चार्ज is the smallest negative charge carried by any particle। सबसे छोटा चार्ज है नेगेटिव चार्ज जो कोई भी पार्टिकल कैरी कर सकता है। इससे छोटा चार्ज कोई पार्टिकल कैरी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? Why is this the smallest charge a particle can carry? Because इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में और छोटे पार्टिकल्स की बातें हो रही है, लेकिन तब नहीं था ये। 1901 में सबसे छोटा पार्टिकल क्या था? इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। यस यस, so that's what I'm saying, okay, we will not talk about modern physics. That's not part of our discussion and we are not going to touch those parts. So we have very limited time here, and in that limited time I'm going to give you or share the information with you which is relevant. So relevant तो वैसे बहुत कुछ है और हम यहाँ पे 24 घंटे भी बिता सकते हैं, but that's not practical. So let's talk practical and let's focus on the things which is इन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या है? आज से 100 साल पहले जो पार्टिकल्स के बारे में डिस्कवरी हुई, जो पार्टिकल्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज आवर कंटेक्स्ट, ठीक है। दैट इज फ्रॉम 1900 टू 1930। वो कभी हुआ है? हॉब्स या जो भी तुम बोल रहे हो डिस्कवरी, हाँ, तो कीप इट आउट, हमारा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। सो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.602 टाइम्स 10 टू द पावर -19, इसको यूनिट नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं। यूनिट मतलब सिंगल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1.602 और 1.602 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलोम, दैट इज यूनिट नेगेटिव चार्ज। So electron has 1 unit of negative charge। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, याद रखना।
सो इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। ये सारी थियरी ना, मतलब तुम्हें अगर नहीं याद रह रही है तो रट्टा मारो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन इलेक्ट्रॉन और तुम अपने वर्ड्स में अपनी थियरी दे रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। टीचर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? टेक्स्ट बुक टर्मिनोलॉजी। टेक्स्ट बुक टर्मिनोलॉजी मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है। if you are not able to if you are not using technical terms, not able to answer in textbook form, you will not be able to score marks. Specifically when we are talking about specifics मतलब definition and relations that cannot be in your own words. So electron is a subatomic particle having mass equal to 1 upon 1840 times mass of one hydrogen atom and carrying 1 unit negative charge. So if I ask you, what is 1 unit negative charge? नहीं, वो तो मास है बेटा। कूलों, 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 बोलो, नाक से बोलना है। कूलों, कूलों। ठीक है। सो अगेन, what is this? This is the mass. And what is this? This is the charge. This is 1 unit negative charge which is equal to 1.602. लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसका एब्सोल्यूट मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो तुम क्या बोलोगे? 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 kg। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम्स में बताओ, तो तुम क्या करोगे? ग्राम्स में कैसे बताओगे इलेक्ट्रॉन्स का मास? केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू इंटू 1000, मतलब 9.1 इंटू 10 रेज टू, बहुत जल्दी में हो तुम लगता है। -31 + 3 करना है ना बेटा। याद रखना, ग्राम में भी पूछ सकते हैं, किलोग्राम में भी पूछ सकते हैं। ये एब्सोल्यूट मास होता है। कंपैरेटिव मास कितना है उसका? 1 यूनिट बोल सकते हो उसको, which is equal to 1 upon 1840 times the mass of one hydrogen atom. ठीक है। यूनिट मास, यूनिट चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है मैंने तुम्हें, इसको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, मतलब सिर्फ 9th के एग्जाम तक नहीं, आगे भी काम आएगा इस। दूसरी रेज आ गई। ये जो सेकेंड टाइप ऑफ रेज है इनको बोलते हैं कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है यूजीन गोल्डस्टीन, और ये बात है 1886 की, मतलब हम जो जिस टाइम की बात कर रहे हैं उससे 15 साल पहले। ठीक है। तो यूजीन गोल्डस्टीन ने एक चीज ऑब्जर्व की है। उसने क्या किया? उसने कैथोड रे वाला ही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो कैथोड था ना, कैथोड कैथोड क्या थी पता है? हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने तुम्हें फिगर बताई थी उसकी। दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, मेटल प्लेट। वही कैथोड को उसने परफोरेटेड कैथोड में कन्वर्ट कर दिया। परफोरेटेड मतलब उसके अंदर होल थे। वो प्लेट थी लेकिन वो प्लेट के अंदर होल्स थे। उनको बोलो वेट करो। हाँ ठीक है। तो वो कैथोड में क्या थे? होल्स थे। ठीक है। देखो कैथोड अभी भी कैथोड है, उसमें होल बनाओ तो कुछ नई बात नहीं हो जाती है। फिर उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, अंदर पार्शली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब था, सब कुछ सेम था जैसे हमारा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, वैसे ही ये वाला भी एक्सपेरिमेंट था, बट ये यूजीन गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है। अब यूजीन गोल्डस्टीन का ऑब्जर्वेशन देखो। उसने जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसको कैथोड रेज दिखी। बिग डील, कैथोड रेज तो पहले भी दिखी थी, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उसको कुछ और रेज भी दिखी साथ में, जो कैथोड से
लेफ्ट की तरफ जा रही थी, और कैथोड से कोई भी रे लेफ्ट की तरफ जनरली नहीं जाती है, बट क्योंकि कैथोड में होल्स थे तो वो होल से निकल के वो रेज लेफ्ट की तरफ जा रही थी, मींस इट वाज ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव से ऑपोजिट जा रही थी। हाँ, तो यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई। ऑब्जर्व ये हुआ कि कैथोड रेज एज इट इज बन रही है, लेकिन साथ साथ में कुछ रेज एनोड से भी निकल रही है जो हमें जनरल कंडीशंस में नहीं दिखती है। बट जब हमने परफोरेटेड कैथोड यूज किया है जिसमें होल्स थे, तो वो होल से निकल के एनोड से निकलने वाली रेज आगे बढ़ रही थी। इट वॉज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट ऑल्सो। मुझे बताओ ये एनोड रेज आई कहां से? एनोड से, ठीक है। एनोड रेज एनोड से निकली, वो कौन सी डायरेक्शन में आई? टूवर्ड्स कैथोड। Why? Because anode rays were positively charged rays or rays made of positive particles which was attracted by which is negative charge, है ना? ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो एनोड रे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो इसमें कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जनरली ये दिखती नहीं है, बट हमने जब होल कर दिया कैथोड में, तो ये रे कैथोड पे रुकी नहीं, लेकिन वो होल से निकल के आगे चली गई, तब जाके हमको ये रेज दिखी फर्स्ट टाइम। सो सम रेज वर सीन कमिंग आउट ऑफ द होल्स मेड इन कैथोड and traveling in opposite direction. Hence, it was concluded that these rays cannot be negative because negative rays तो उधर जाएगी positive terminal के पास, but these rays were positive which were coming originally from anode, and hence these rays were known as anode rays, which were thought to be made up of positively charged particles. अगर कैथोड को परफोरेट नहीं किया होता, होल्स नहीं बनाए होते, तो कभी नहीं पता चलता। So, एनोड रे वहां भी थी, लेकिन वो दिखी नहीं। दिखी कब? जब हमने परफोरेटेड कैथोड लिया। सो सम रेज ट्रैवल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू cathode rays, which were seen on the left side of cathode, which were called as anode rays, which were thought to be made up of positively charged particles, और इसको नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन्स। So lightest positively charged particle was named proton and is also regarded as a fundamental particle. मतलब वो जो काउंटर पार्ट था, मैंने तुम्हें बताया था चार्जेस दो टाइप के होते हैं और हर मैटर दो टाइप के चार्जेस से बना है। एक हमने डिस्कवर कर लिया पहले ही, इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा काउंटर पार्ट है। कौन सा है वो? प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जनरली। It has been observed that positively charged particles obtained from other gases are also made up of protons. This means that atoms of other gases also contain two or more protons. Thus, proton is a positively charged particle found in the atoms of all elements. Atoms of all elements contain proton. Mass and charge of proton. Mass of proton क्या है? It is almost equal to the mass of one hydrogen atom, which is very strange. इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 1/1840 टाइम्स मास ऑफ वन हाइड्रोजन, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी है या नहीं है? कितना टाइम्स हैवी है? 1840 टाइम्स, क्योंकि उसका मास भी हाइड्रोजन एटम जितना होता है। सो प्रोटॉन इज हैवियर, ठीक है। यहां पे बोला है फाउंड टू बी। किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इट वाज फाउंड? अपना अभी टॉपिक नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ इट वाज फाउंड टू बी हमको बोला है, इट्स दैट मींस यू हैव टू कंसीडर दिस एज एन इंफॉर्मेशन। यू वांट टू गो डिटेल इनटू इट, यू हैव टू गो इनटू रिसर्च। वी कैनॉट अफोर्ड टू डू रिसर्च ऑन एवरीथिंग। आवर एम इज टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, बिगर पिक्चर, so focus on the bigger picture. Since the mass of hydrogen is 1 unit,
Hence, the relative mass of proton is also 1 unit. If we compare the mass of proton with that of an electron, then mass of proton is 1840 times that of an electron. Absolute mass of proton is given here. 1.67 times 10 to the power minus 27 kg. इसको हम ग्राम्स में भी लिख सकते हैं. कोई बोल सकता है ग्राम्स में? +3 करेंगे ना, -24 grams. ठीक है. Charge of proton. The charge of proton is equal and opposite to the charge of an electron. Has to be. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो प्रोटॉन पॉजिटिव होगा. इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.602 टाइम्स 10 to the power -19 कूलॉम. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? सेम था लेकिन नेगेटिव था. प्रोटॉन का चार्ज कितना है? सेम है लेकिन पॉजिटिव है. सो ये चार्ज की क्वांटिटी है. क्वांटिटी सेम है. नेचर क्या है इसका? पॉजिटिव. उसका नेचर क्या था इलेक्ट्रॉन का? सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज carried by any particle and it is regarded as 1 unit of positive charge. So mass of proton is 1 unit and charge is unit positive charge. So proton may be defined as a subatomic particle having mass equal to that of a hydrogen atom and carrying a mass of carrying a charge of unit positive, carrying a unit positive charge. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने जस्ट आधे घंटे 1 घंटे में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर ली. एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन. एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू राइट यू कैन. ठीक है. तो डाल्टन का जो थियरी था कि एटम इज नॉट डिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल, मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, वो गलत हो गया. एटम डिवाइड हो गया. एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं. 2 तो अभी हमने ढूंढ लिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और इससे ये भी एक प्रूव हो जाता है कि एटम न्यूट्रल क्यों है. व्हाई इज एटम न्यूट्रल? क्योंकि एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो एटम न्यूट्रल होता है. ये बात क्लियर हो गई यहां से. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैड टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बिकॉज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मतलब हर एटम में, हर न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. The number may vary from atom to atom, but the number of protons and electrons are always same, always equal. अब आती है और एक इंपॉर्टेंट चीज की बारी, which is structure of atom. कैसा दिखता है एटम? एटम के अंदर क्या है वो तो पता चल गया, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. अभी तक न्यूट्रॉन्स भी होते हैं,
तुमने सुना होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम ये दोनों को समझ के चलते हैं, ठीक है। सो जे थॉमसन ने एक मॉडल ऑफ एटम बनाया जिसको उसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, पुडिंग पता है? पुडिंग पता है, अच्छी बात है। पुडिंग बहुत लोगों को नहीं पता होता। जिनको नहीं पता है पुडिंग क्या होता है, मफिन पता है? मफिन देखा है या सिर्फ हाँ हाँ कर रहे हो? अच्छा ठीक है। तो पुडिंग, पुडिंग या फिर मफिन अगर जिसने देखा है वो सब भी भूल जाओ। वाटरमेलन खाया है? वाटरमेलन कैसा दिखता है? वाटरमेलन को ऐसे हाफ कट करो, अंदर कैसा दिखता है? रेड कलर का पल्प होता है, ठीक है, फ्रूट जिसको हम खाते हैं, और उसमें ब्राउन कलर के स्कैटर्ड होते हैं यहाँ वहां पे, ब्राउन या ब्लैक जो भी बोलो, ठीक है। सो दैट इज हाउ अ वाटरमेलन लुक्स। जे थॉमसन ने बोला एटम सिर्फ एग्जैक्टली वो वाटरमेलन जैसा है, एटम लुक्स लाइक वाटरमेलन। नहीं, उसमें जो रेड कलर का पल्प है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिव मास, वो फैला हुआ है, और उसके अंदर एम्बेडेड है सीड्स जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां वहां। अभी उसने बोला ऐसे कैसे, मतलब उसको पूछो, मेरे को भी पूछ रहा है। हाँ हाँ, तो उसने अपनी रिसर्च की और उसके हिसाब से उसने बताया कि क्योंकि प्रोटॉन्स काफी हैवी होते हैं तो वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं होंगे, वो मास फॉर्म में होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्के होते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में स्कैटर्ड होंगे। ये उसका अजम्पशन था, क्योंकि वो उसने देखा नहीं था एटम कैसा दिखता है। ऐसे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी कि जिसको हम, अभी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एटम के अंदर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो सिर्फ थियरीज पे चल रही है बातें। तो तभी तो थियोरेटिकली उसने ये अज्यूम करके बताया कि एटम ऐसा कुछ होगा। और ये हम वाटरमेलन बोल रहे हैं जिसको थॉमसन, जे थॉमसन ने इसको बोला प्लम पुडिंग, क्योंकि प्लम पुडिंग में भी ऐसा ही होता है। प्लम इज अ फ्रूट जिसके पीसेस पुडिंग के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। पुडिंग is your dough which is positive charge and plum के pieces are electrons, plum pudding। ये जे थॉमसन का proposed theory था, ठीक है। this is how an atom looks like according to जे थॉमसन। the size of an atom had been independently established as about 10 raised to minus 10 meter or 1 angstrom। so this unit is angstrom। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल है ए और उसके ऊपर ऐसा सर्कल। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। ये साइज है एक एटम की, ये फाइंड आउट किया गया। This has been shown in figure 3 in which positive charge is shown uniformly distributed in a sphere of radius of about 1 angstrom and electrons are shown embedded in the positive charge. This model looks like a watermelon or a Christmas pudding or a plum pudding, whatever you want to call it. The electron in a sphere of positive charge were linked to currents. Current means dry fruits. In a, not current, ब्लैक करंट पता है? आइसक्रीम, वो करंट नहीं देता है, करंट का मतलब ड्राई फ्रूट्स होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई मॉडल वाज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। This model explains some of the properties of atoms. It is also explained that atoms are neutral. However, it was soon discarded when Rutherford and his co-workers observed some unusual scattering of alpha particles by thin metal foils. तो जे थॉमसन का बदला लेने के लिए आ गया रदरफोर्ड। बताता हूँ, सब बताता हूँ बेटा, सब सब पता चल जाएगा, सारे राज खोले जाएंगे। मतलब जो जो लिखा है तो बताऊंगा ही डेफिनेटली, जो नहीं लिखा है पता नहीं, वो भी बताऊंगा शायद, देखते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो प्लम पुडिंग का जो थियरी दिया था, प्लम पुडिंग खिलाने की कोशिश की गई लोगों को, खाओ खाओ प्लम पुडिंग वाटरमेलन, यही होता है एटम, खा लो।
जो बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हमको नहीं खाना प्लम पुडिंग, तुम्हारा प्लम पुडिंग तुम्हारे पास रखो। और उसमें से एक था रदरफोर्ड। सो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, अगेन अनइंटेंशनली, और डिस्कवर किया कि एटम प्लम पुडिंग या वाटरमेलन जैसा नहीं होता। एटम का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही होता है, जो ये एक्सपेरिमेंट से उसने बताया। दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच ही डिड। क्या है ये? सबसे पहले ऐसा ही कुछ समझ लो। सबसे पहले ये वाला चीज देखो, इसको बोलते हैं अल्फा गन। तो ये अल्फा क्या होता है? सबसे पहले अल्फा समझो, अल्फा इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है? ग्रीक पता है, ग्रीक एबीसीडी, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, पाई, फाई। जैसे हमारी एबीसीडी होती है, वैसे ग्रीक की भी अपनी पूरी अ, वर्णमाला होती है, ठीक है? कभी तुम डाउनलोड कर सकते हो गूगल की पैड जो होता है ना, गूगल कीबोर्ड, जिससे तुम टाइप करते हो एंड्रॉयड फोन पे। उधर एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज सेलेक्ट करो। कुछ लोग हिंदी, मराठी, तमिल, जो भी लैंग्वेज चाहिए वो डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ग्रीक भी होती है उसमें। तो ग्रीक डाउनलोड कर लेना और देखना, उसमें सारे लेटर जो मैं बता रहा हूँ मिल जाएंगे। फिजिक्स में ये सारे लेटर्स का यूज बहुत कॉमन है। क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक लेटर का यूज करते हैं। तो अल्फा वैसे ये ग्रीक ग्रीक लेटर है। लेकिन अल्फा पार्टिकल है क्या? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा हीलियम को। हीलियम, हीलियम क्या होता है? गैस होता है। वेरी गुड, सबको पता है हीलियम गैस होता है। नहीं नहीं, रियली बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अलार्म बज गया शायद। 7 बजे घर पे आ जाओ, क्या कर रहे हो? पढ़ाई इतना क्यों कर रहे हो तुम? वाई यू आर स्टडिंग सो मच? चिड़िया भी बोल रही है। मैं बोल देता हूँ फोन करके, क्लास आज 10 बजे खत्म होगी। हम्म, नहीं पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, ठीक है? क्लास को मैंने एक्सटेंड कर दिया, मेरी मर्जी। हीलियम क्या होता है ये बताओ, इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो तरबूज खाने पड़ेंगे। हीलियम क्या होता है? हीलियम के अंदर, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है तुमको? वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ये नॉलेज तुम्हारे पास होनी जरूरी नहीं है। किसी के पास अगर है तो जेलस मत फील करो, ये नॉलेज तुम्हें मिल जाएगी शॉर्टली। मतलब ये चैप्टर खत्म होते होते तुम भी ये हीलियम के बारे में जान जाओगे, ठीक है? तो हीलियम का स्ट्रक्चर बताता हूं। ये हीलियम की न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और ये उसका एक शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के एटम से निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो बचेगा क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब सिर्फ बचेगी हीलियम की न्यूक्लियस। ये जो हीलियम की न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब समझा अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल होती है हीलियम की न्यूक्लियस। इसको डबली चार्ज्ड हीलियम एटम भी बोलते हैं। डबली चार्ज इसलिए क्योंकि ये प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, और कितने पॉजिटिव चार्ज है इसके पास? तो He2+ भी इसको बोला जाता है। मतलब अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज He2+। इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम।
डबली चार्ज हीलियम एटम, डबली क्योंकि डबल चार्ज है, 2+। ये है अल्फा पार्टिकल। अब तुम बोलोगे सर ये मिलता कहाँ है? सुपरमार्केट में मिलता है क्या? क्योंकि मुझे भी गन खरीदनी है, अल्फा गन होगी मेरे पास, अगली दिवाली में अल्फा गन के पटाखे फोड़ूंगा। तो ये नहीं मिलती है, बैड लक। एक बैड न्यूज है, हीलियम या अल्फा पार्टिकल की गन। अरे रुक ना, पहले अल्फा की स्टोरी तो समझ ले, इलेक्ट्रॉन पे कहां पहुंच रही है, रुक जा। अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं इससे, ये अल्फा गन से, और ये गन जैसी गन नहीं होती है। इट्स जस्ट अ डिवाइस, इट्स अ स्मॉल डिवाइस विच एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऐसा एक डिवाइस रदरफोर्ड ने लिया। ठीक है, और वो डिवाइस से अल्फा पार्टिकल उसने एमिट किए हाई स्पीड पे। इसको बोलते हैं बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट मतलब किसी पे फेंकना, बॉम्बार्डमेंट करना मतलब फेंकना। You can anybody use bombardment word in a sentence for me? I can use. Yeah, can you use bombardment word in a sentence for me? टीचर ही विलन होता है। The teacher was bombarded at irrelevant questions when he started teaching something very important. In your face. टीचर विलन नहीं होता, टीचर होता है हीरो, विलन होते तुम लोग। अच्छा ओ, देखो बॉम्बार्डमेंट तो टीचर करता नहीं, टीचर होता है केयरिंग, केयर करता है टीचर। ठीक है, टीचर कभी बॉम्बार्ड, मैंने कभी बॉम्बार्डमेंट किया तुम पे? नहीं नहीं बोलो, किया है क्या बॉम्बार्डमेंट? So this is known as taking things literally. We are taking things figuratively. Figuratively मतलब imagine करो, bombardment of question, क्वेश्चन कोई फिजिकल चीज है जिसको मैं बॉम्बार्ड करता हूं? नहीं ना, ऐसे ही मैं फिगरेटिवली बात कर रहा हूं। बॉम्बार्डमेंट मींस थ्रोइंग। ठीक है, सो कौन बॉम्बार्डमेंट कर रहा है? अल्फा गन। क्या बॉम्बार्ड कर रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम की न्यूक्लियस। यस मैम, नमस्कार। क्या हो गया आज, क्या किया आपने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म हो गया? 6 पार्ट है भी नहीं तुमको, तुमको सिर्फ पहले 2 पार्ट है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एक्सरसाइज। तुमने वीडियो नहीं देखा? तुमने वीडियो भी नहीं देखा अभी तक? तो वही है बेटा, उतने ही पार्ट मैंने बनाए वीडियो। तुमको क्या लगा मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया? यू जस्ट हैव द फर्स्ट पार्ट, नोमेनक्लेचर, व्हाट इज कार्बन कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर एंड द प्रॉपर्टीज। यस, और वही है तुम्हारा सिलेबस। तुम्हारा इंटेक्स्ट हो गया, एक्सरसाइज कर लिया, तुमने नोमेनक्लेचर किए ठीक से, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। वो लोग जल्दी आ गए ना, मेरे को और लेट होगा। उनको बिठा दे थोड़ी देर, मैं बाद में बात करता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आता हूं। फिर से शुरू करना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम की न्यूक्लियस, डबली चार्ज हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है, चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है? 2+, वेरी गुड। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल हमने अल्फा गन से थ्रो किए, बॉम्बार्ड किए। किसके ऊपर बॉम्बार्ड किए? तो एक शील्ड दिख रहा है बीच में तुम्हें, लेड का शील्ड, उसमें एक छोटा होल है, ताकि क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल की एक छोटी सी पतली सी स्ट्रीम आगे जाएगी। अल्फा पार्टिकल किसी एक हीलियम एटम की न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस कितनी छोटी होती है, दिखती है क्या इससे? नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अगर एक साथ बॉम्बार्ड हो रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा? ऐसे जैसे लेजर की बीम नहीं होती, वैसा दिखेगा। और वो बीम ये लेड के शील्ड के थ्रू आगे जाएगी। शील्ड क्यों रखा है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल है वो आगे ना जाने पाए। हमको सिर्फ एक थिन फाइन स्मॉल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए।
तो वो बीम बनाने के लिए हमने ये शील्ड रख दिया आगे। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं आगे? तो आगे तुमने दिख रहा है एक मेटल की फॉइल रखी हुई है, ये है गोल्ड फॉइल। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल को लिया और वो फॉइल को उसने इतना थिन बनाया। थिन कैसे बनाया? तो जिसको पता है कि गोल्ड बहुत ही हाईली मेलियाबल होता है, मेलियाबल। मेलियाबल मतलब उसको इतना थिन बना सकते हो तुम कि काजू कतरी के ऊपर रख के खा भी सकते हो, है ना? पता है ना, काजू कतरी के ऊपर या स्वीट्स के ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर के फॉइल्स लगाते हैं, एंड दे आर वेरी थिन। दे माइट नॉट बी प्योर 24 कैरेट गोल्ड, बट या यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। ठीक है, सो गोल्ड की एकदम पतली थिन थिन फॉइल उसने वहां पे रास्ते में रख दी। अब अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फॉइल के साथ टकराएंगे तो क्या होगा, यही रदरफोर्ड को जानना था। उसको क्या लगा कि तो तरबूज है, मतलब एटम तो तरबूज होता है, सारे पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड होते हैं प्लम पुडिंग जैसे, तो अल्फा पार्टिकल को रोक लेंगे वो, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी जाने देगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, अपने अंदर से नहीं जाने देगा, तो अल्फा पार्टिकल रुक जाएंगे। लेकिन टू हिज सरप्राइज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ट्रांसपेरेंट नहीं था, ना होल थे उसमें। गोल्ड फॉइल पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल था, जस्ट लाइक अ फॉइल। फॉइल देखिए ना एल्यूमिनियम की जिसमें खाना पैक करते हैं, वैसी ही फॉइल थी, थिन थी। वही फर्क था और कुछ नहीं था। तो अल्फा पार्टिकल गए उसके पास और उसके थ्रू निकल गए पीछे, दिख रहा है? होल नहीं किया, पास थ्रू हो गए, विदाउट मेकिंग एनी होल अल्फा पार्टिकल उसके थ्रू निकल रहा है। और रदरफोर्ड परेशान हो गया, उसने बोला ये क्या हो रहा है, ये तो तरबूज खिलाया यार जे जे थॉमसन ने सबको, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट हैपनिंग। फिर उसने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। उसने जब ये पूरा चीज को देखा वहां पे दिख रहा है मूवेबल माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग सिंटिलेशंस, मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको उसने पूरा इसको एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया। ये तुम्हें बाउंड्री दिख रही है, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है उसकी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री है वैसी। ये बाउंड्री पे एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा है। So you will ask what is zinc sulfide? Zinc sulfide is a compound of zinc and sulfur, जिसका जिसका स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप, वो स्ट्रिप को कट करके उसने ऐसा बेंड करके सेमी सर्कुलर शेप से भी थोड़ा बड़ा शेप ऐसे बना के उसने रख दिया। तो ये अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं मेटल की गोल्ड की फॉइल से और जब आगे जाते हैं और जिंक सल्फाइड को जब वो स्ट्राइक करते हैं ना, वहां पे ऐसा फ्लोरोसेंस दिखता है, वहां पे ऐसा ग्लो दिखता है, ग्लो आया, ग्लो। अल्फा पार्टिकल जहां जहां जा रहे हैं वहां पे ऐसे ग्लो होता है। नहीं नहीं, वहां पे जाके वो ऐसे टकराते हैं और वहां पे ऐसा ग्लो होता है। ग्लो मतलब फ्लोरोसेंस होता है, फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो वहां पे उसको फ्लोरोसेंस दिख रहा है, उसको कभी पीछे फ्लोरोसेंस दिख रहा है, कभी ये राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में फ्लोरोसेंस दिख रहा है, बहुत सारे फ्लोरोसेंस दिख रहे हैं। फिर उसने ये सारे फ्लोरोसेंस को स्टडी करके कुछ कंक्लूजन निकाले। उसने बोला कि जितने ज्यादा फ्लोरोसेंस है ना वो पीछे की तरफ दिख रहे हैं, मतलब मैक्सिमम फ्लोरोसेंस वो पीछे के साइड दिख रहे हैं। रेयरली कोई फ्लोरोसेंस वो लेफ्ट या राइट में दिख रहा है, रेयरली। और उससे भी ज्यादा, मतलब वंस इन अ ब्लू मून, दैट इज हाईली रेयरली, कोई फ्लोरोसेंस यहां पे ये साइड पे या यहां पे दिख रहा है, नियर द एज, मतलब ये साइड पे, यहां पे कोई फ्लोरोसेंस दिख रहा है। बहुत ही रेयरली, हाईली रेयरली, मोस्टली फ्लोरोसेंस पीछे हो रहे हैं। ये सारा ऑब्जर्वेशन उसने स्टडी किया आराम से, और फिर उसने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए। ये कंक्लूजन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट समझ में आया तुमको? ओके, देयर मस्ट बी, यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। सो सबसे पहला कंक्लूजन था रदरफोर्ड का कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास थ्रू द मेटल गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ, ये दिख रहे जितने भी व्हाइट वाले, ये तो पास थ्रू हो गए। Some alpha particle were deflected by small angles,
मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल में स्मॉल डिफ्लेक्शन आया, स्मॉल डिफ्लेक्शन, वो गए और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके इधर चले गए, उधर चले गए. एंड रेयरली सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे वेंट एंड दे मेड अ यू टर्न एंड रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शन. मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम, रेयरली, रेयर से भी रेयर अल्फा पार्टिकल गए और वो टकरा के वापस आ गए, जिसके फ्लोरोसेंस उसको बिल्कुल एज पे मिल रहे थे. एज याद है ना कहां पे? हाँ, यहां पे जो फ्लोरोसेंस मिल रहे थे उसको. दोज वर रेयरेस्ट ऑफ रेयर. मोस्ट ऑफ देम वर हियर, few of them were here, few here, but rarest of rare were over here. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे वेंट थ्रू द गोल्ड फॉइल, एंड गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ gold atoms, not only gold foil, for that matter any other metal or atom or any other material, if we keep, we will observe the same thing. So since most of the alpha particle went through the foil, atom is as a whole is relatively empty. atom क्या होता है? खाली जगह होता है. एटम खाली है, अंदर कुछ नहीं है. रिलेटिवली एम्प्टी, अंदर है लेकिन रिलेटिवली वो एम्प्टी होता है. क्यों? क्योंकि हमने कुछ पार्टिकल्स भेजे उसके पास, वो उसने रोके नहीं है एटम ने, वो अपने अंदर से वो पास करने दिए उसको अल्फा पार्टिकल्स उसके थ्रू निकल गए. मतलब एटम एज अ होल क्या है? रिलेटिवली एम्प्टी. एटम खाली जगह है. तुम अभी चेयर पे बैठे हो, गलत बात है, खाली जगह पे बैठे हो तुम, बिकॉज वो चेयर मैटर से बनी है, मैटर एटम से बने, एटम इज ए होल इज रिलेटिवली एम्प्टी. मतलब तुम एम्प्टी स्पेस पे बैठे हो. मतलब मैं एम्प्टी हूं और मेरी आईज एम्प्टी और मैं एक एम्प्टी को देख रहा हूं और हम सब एम्प्टी है. दैट्स क्रेजी मैन. एटम क्या है? एटम एज अ होल इज रिलेटिवली एम्प्टी. दैट्स व्हाट ही डिस्कवर्ड. अच्छा, देयर इज अ वेरी स्मॉल टाइनी and very dense space in the center of atom, which is known as nucleus, which is positively charged. Why? Because when few alpha particles went near that positively charged small space of the center of the atom, they got repelled. क्यों? अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होना चाहिए रिपल्शन के लिए? पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस के पास से जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल गुजरता था, वो रिपल्शन होता था और वो दूसरी जगह चला जाता था रिपेल होके. इसलिए few of the alpha particle who coincidentally passed near the nucleus got deflected by slight certain angles. ठीक है? And rarest of rare, if any particle went towards the nucleus, it struck the nucleus and bounced back in opposite direction, U turn लेके, पूरा 180 डिग्री टर्न लेके वापस आ जाता था. So that happened because most of the alpha particle went through, only few by chance went directly onto the nucleus or near the nucleus. So atom as a whole is relatively empty, and a very small dense positive nucleus is there inside every atom, but it is very small as compared to the size of atom. तो किसी ने रदरफोर्ड को पूछा है कितना छोटा है, बोल रहे हो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. मतलब कितना छोटा है? ऐसा तो नहीं है हम खाली जगह पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एम्प्टी है, हम तो है कुछ, हम तो दिख रहा है हमको, है लोग, मैटर भी है. दीवार खाली जगह थोड़ी होती है, नहीं तो मैं दीवार के थ्रू चला जाऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो उन्होंने बोला सही है आपकी बात, ये न्यूक्लियस है एक्चुअली, ये खाली जगह नहीं है. ये सारे एटम्स इतने पास है कि इनकी न्यूक्लियाई है ये सारी, जो चीजों को उसके अंदर से गुजरने नहीं देती. तो ये व्हेन आई एम स्ट्राइकिंग द वॉल, the nuclei of my hand are striking the nuclei of this wall. So crazy man. This is not the electrons or protons, वो तो बाद में आते हैं. तो न्यूक्लियस है जो टकराती है एक दूसरे से, क्योंकि वो बहुत डेंस है और वो बहुत पास होती है एक दूसरे से. तो उन्होंने बोला कितना छोटा होता है ये न्यूक्लियस. आप बोल रहे हो बहुत छोटा होता है, और यहाँ पे एक डॉट से दिखाया है न्यूक्लियस को, दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये बाकी पूरा एटम है, खाली जगह है. ठीक है? और न्यूक्लियस पॉजिटिव होती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? प्रोटॉन्स.
और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे वो अभी तक पता नहीं है, वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया, बट उसने बता दिया कि न्यूक्लियस छोटी होती है, प्लम पुडिंग नहीं होता, क्या है वाटरमेलन, वो रेड वाला पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियस होती है जो पॉजिटिव होती है, जो सेंटर में होती है। तो उसने बोला कि मैं आपको एक आइडिया देता हूं हाउ स्मॉल अ न्यूक्लियस इज। इमेजिन अ फुटबॉल स्टेडियम, वो फुटबॉल स्टेडियम में सेंटर में एक जगह होती है जहां पे तुम फुटबॉल को रखते हो, वेर यू कीप द फुटबॉल। जब मैच स्टार्ट होता है ना तो वहां पे फुटबॉल रखा जाता है, ठीक है। फुटबॉल को हटा दो, एक छोटा सा मटर का दाना, पी, स्मॉल पी, वहां पे रख दो, और अब जूम आउट करके पूरे स्टेडियम को देखो। वो जो स्टेडियम है दैट इज द रेशियो और प्रपोर्शन ऑफ द साइज ऑफ एटम, और वो जो छोटा पी है ना दैट इज द न्यूक्लियस, दैट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द होल एटम एंड द न्यूक्लियस। कंपेयर करो। यस सर। वो आपने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज यस, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो उन दोनों में कौन सी वाला है जब अल्फा पार्टिकल पास करे? तो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1800 टाइम्स हल्का है। जब अल्फा पार्टिकल पूरी तेज रफ्तार से आता है तो इमेजिन करो कि एक छोटा सा फेदर रेलवे के प्लेटफॉर्म पे रखा है, ठीक है, और ट्रेन आ रही है स्पीड में, और ट्रेन जब आएगी तो ये फेदर ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश भी अगर कर रहा होगा, मिल गया आंसर, ठीक है, तो ये होता है, उड़ जाता है वो हट जाता है उसके रास्ते से, क्योंकि दैट्स मतलब उसके पास मास ही नहीं है, समझ लो। और ये तो अल्फा पार्टिकल है यार, मतलब दो दो प्रोटॉन एक साथ चल रहे, वो भी हाई स्पीड में, तो इलेक्ट्रॉन सारे साइड हट जाते हैं जब वो आता है, बाहुबली, फिर वो घुस जाता है अंदर। या सो दिस इज व्हाट इज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। समझ में आया अभी पूरा स्टोरी? हाँ, ये बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्ड दिया इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसको, गोल्ड इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वाह, सही बात, नहीं नहीं मानता हूं। एल्यूमिनियम इज नॉट सो मेलिएबल एज गोल्ड, तो उसी लॉजिक से मैं तुम्हें भी बोलता हूं, अभी नेक्स्ट टाइम शादी वादी में जाओगी तो एल्यूमिनियम के गहने पहन के जाना। ठीक है, तो मुझे क्या तुम्हें बोलना है कि आप कुछ लिख लो चीजें। अच्छा, तुम्हें तीन टास्क देके जा रहा हूं, आज का लेक्चर एंड होने वाला है। पहला टास्क है, ये रदरफोर्ड का जो पूरा सेटअप है ना, सेटअप ये बनाना है तुम्हें, ड्रॉ करना है ये वाला सेटअप। हाँ, कौन क्या बोला? अब्बी, अब्बी, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है ऑब्जर्वेशंस 1 2 3, तीन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद ये सेम चीज वापस रिपीट हुई है, डोंट राइट इट अगेन, शायद, नो नो नो, दिस इज समथिंग न्यू। ये कंक्लूजन्स है 1 2 3, और ये उसके फीचर्स है 1 2 3 4 5 6। क्या क्या लिखना है, क्या क्या बनाना है बताता हूं, फिर से बताता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का सेटअप का डायग्राम नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, conclusions of Rutherford's experiment 3 in number, Rutherford's atomic model के main features, there are 6 in numbers, with the diagram, the zoomed in diagram of every gold foil gold atom, ठीक है, मतलब ये वाला डायग्राम एटम के पूरे पाथ, सॉरी अल्फा पार्टिकल के पूरे पाथ का। So once you are done with this, then I consider that you are done for today. फिर हम रदरफोर्ड की गलतियां गिनेंगे कल, उसकी उसकी गलतियां निकालेंगे। रदरफोर्ड ने ये नहीं किया, लेकिन ये सही नहीं किया उसने, करते ना बिचिंग करते ना रदरफोर्ड,
मेरे को तो जमता नहीं। देखो रदरफोर्ड बताता हूँ मैं, बहुत हो गया रदरफोर्ड। हाँ हाँ किया, गोल्ड बहुत इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ये क्या है यार, ऐसा थोड़ी होता है यार रदरफोर्ड। नहीं नहीं नहीं, कल करेंगे ऐसा सब पंचायत। यस मैडम, एक मिनट पहले ये बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग, फिर हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस लेंगे।